नमस्कार। रीट पेपर सॉल्यूशन की सीरीज़ में आज देखिए ये क्वेश्चन जो दे रखा था रीट में, क्वेश्चन नंबर मेरे जे सीरीज़ के पेपर में 100 नंबर पे क्वेश्चन था। पहली बात मैं बता दूं, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए। देखिए चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें प्रेरणा मिलती है आपके लिए नई वीडियो लाने के लिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, तो आप आराम से सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 था जो कि बहुत बड़ी लैंग्वेज के रूप में दे रखा था, लेकिन इसका सॉल्यूशन 30 सेकंड में भी नहीं था। आप पहले पॉज करिए, इसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, फिर अपने तरीकों को देखिए और मेरे तरीकों को देखिए कैसे सॉल्व करना था। राजन जो दो है छत पंखे लेकर के आता है, प्रत्येक पंखे की कीमत जो है वो 2500 रुपये है, 2500 रुपये है, उससे ये खरीदता है। उनमें से एक पंखे को बेचता है वो 15% के लाभ पर, दूसरे पंखे को बेचता है वो 8% की हानि पर। 2500 में एक पंखा लाया, दो पंखे टोटल खरीद के लाया, यानी 5000 पर लाया, और एक को बेचा है 15% के प्रॉफिट के साथ, दूसरे को बेचा है 8% लॉस के साथ में। आपको बताना है कि ओवरऑल उसको परसेंटेज में कितना लाभ या कितनी हानि होती है ना। आप सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं हट जाता हूं, आप इसको पॉज करके एक बार सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर क्या आता है और आपका मेथड देख लीजिए, टाइम नोट कर दीजिए। अब मेरा तरीका देखिए कैसे सॉल्व करना था। ये जो आपको दे रखा है ना 2500, इसका यूज ही नहीं है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, आप मैथ्स में परसेंटेज दे रखी है और आंसर भी आपको परसेंटेज में पूछा है, परसेंटेज दे रखी है और परसेंटेज में आंसर पूछा है, तो वैल्यू का कोई काम नहीं है। प्रतिशत में गणना करनी है, वैल्यू का कोई काम नहीं है। 2500 की जगह 2000 होता, 8000 होता, x रुपये होता, उससे कोई मतलब नहीं। x रुपये दे देता तो शायद आप सॉल्व भी नहीं करते, इसको छोड़ देते एग्जाम में। देखिए 15% लाभ पे एक को बेचा है, दूसरे को 8% हानि पे बेचा, यानी ये प्लस की ये माइनस की, दो वस्तुएं यानी आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आधा आधा सीधा आपको करना है। ये लाभ है तो प्लस में, हानि है तो माइनस में, बटा 2। 15 - 8 7 बटा 2, 3.5%। लाभ या हानि, तो हमेशा हानि, सॉरी हमेशा लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। तो इसका आंसर था 3.5% लाभ, ऑप्शन नंबर सी है ना। एक 15 के लाभ पे, दूसरा 8 की हानि पे, एक प्लस एक माइनस, हानि वाले को माइनस ले लीजिए, बटा 2 कर दीजिए, और प्रॉफिट में आंसर था 15% प्रॉफिट था, इसलिए है ना। देखा होगा आपने कितने आसानी से 30 सेकंड के अंदर आपको सॉल्व करना था। तो इस टाइप के पूरे इस सीरीज में जो आपको मैथ्स के 20 प्रश्न सॉल्व कराए जा रहे हैं वो आप आराम से देखिए, एंजॉय करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज बात करने वाले हैं रीट 2021 में जो मैथ्स का पोर्शन था जिसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, उनके सॉल्यूशन पर। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स से बात की थी, या फिर हमारे साथ में जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स थे, उस टाइम में भी मैंने देखा था कि मैथ्स का जो पेपर है उसमें टाइमिंग जो है वो मिसमैनेजमेंट होने के कारण उनके 5 से 7 प्रश्न जो है वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। और आपको पता होगा कि रीट जैसे पेपर में माइनस मार्किंग ना होने की वजह से यदि आप 5 से 7 प्रश्न बिना अटेम्प्ट के खाली छोड़ करके आ जाते हैं, ओएमआर में फिल भी नहीं करते हैं, तो वो आपको या तो मेरिट से बाहर कर सकते हैं या फिर आपके स्कोर को बिगाड़ भी सकते हैं। तो 5 से 7 प्रश्नों का मायना वे लोग बखूबी जानते हैं जो 1 या 2 नंबर से मेरिट से रह जाते हैं, अपने सिलेक्शन से चूक जाते हैं। तो रीट का जो पेपर मैथ्स का था, हालांकि वो इजी पेपर था, लेकिन फिर भी उस समय मिसमैनेजमेंट हुआ या किसी भी प्रकार का, आपको पता होगा कि जब अपन एग्जाम सेंटर में बैठते हैं और पेपर को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर अपना दिमाग एक अलग तरीके से काम करता है, जबकि उन्हीं प्रश्नों को आप घर आकर के जब सॉल्व करते हैं तो आसानी से, चाहे भले आप 5 मिनट में वो 20 प्रश्न कर दे, लेकिन उनका कोई मोल नहीं होता है। आपका जो मोल होता है वो होता है एग्जाम सेंटर में बैठ करके उन प्रश्नों को सही से टाइम जो दे रखा होता है उस फिक्स टाइम मैनेजमेंट के साथ में आप उन प्रश्नों को सही से सॉल्व करें, ओएमआर सीट में आप फिल करें, आपको नंबर मिले, वो मायने रखता है। घर पे आकर के आप उसको सॉल्व कर पाते हैं तो वो मायने नहीं रखता है। तो मेरा जो मैथ्स का स्कोर था वो 28 था। थ्योरी में मेरे पूरे मार्क्स थे, लेकिन जो मेथड थे उनमें 2 प्रश्न ओएमआर में मैंने गलत फिल कर दिए थे, इसकी वजह से 28 मार्क्स मेरा मैथ्स के अंदर था। आज जो अपन बात करने वाले हैं वो उसी पेपर की, रीट 2021 वाले पेपर का केवल मैथ्स वाला पोर्शन लेते हैं। मैथ्स में आपको पता होगा कि टोटल 30 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से जो है वो 20 क्वेश्चन जो है वो तो आपके थ्योरी से होते हैं और 10 प्रश्न जो है वो टीचिंग मेथड से होते हैं। तो यहाँ पर टीचिंग मेथड को डिस्कस नहीं करेंगे, केवल और केवल इसमें से जो 20 क्वेश्चन जो होते हैं, इस 20 क्वेश्चंस यानी कि 20 प्रश्नों पर अपन आज चर्चा करने वाले हैं। ऐसे तरीके देखेंगे। हालांकि स्मार्ट जो लोग कहते हैं कि स्मार्ट तरीके होते हैं, एग्जाम में बैठ करके सभी इन 20 प्रश्नों पर स्मार्ट फॉर्मूले लगाना, स्मार्ट तरीके से उनका सॉल्यूशन निकालना संभव नहीं हो पाता है। घर पे आकर के आप जरूर उनके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम सेंटर में प्रेशर की वजह से इतना अच्छे से अपन वहाँ पर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो सभी प्रश्नों को तो स्मार्ट तरीके से नहीं कर सकते, लेकिन कुछ प्रश्न जो कि आपको
इतना टाइम खा रहे होते हैं, अपन उसमें थोड़ा सा स्मार्ट तरीका लगाते तो जल्दी से आप सॉल्व कर पाते। आपको 2.5 घंटे में पूरा पेपर करना था। यदि 2.5 घंटे में पूरा पेपर हो जाता है तो आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत बढ़िया था। और टाइम मैनेजमेंट बिगाड़ने का काम जो है वो मैथ्स जैसे सब्जेक्ट जरूर करते हैं। साइकोलॉजी, हिंदी, इनमें तो आपको सीधा पढ़ना होता है और ऑप्शन वाइज देख करके सीधा सेलेक्ट करना होता है कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है, या जो भी ऑप्शन सही होता है। लेकिन मैथ्स जैसे थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है। हालांकि रीड का स्तर जो है मैथ्स का वो इतना बढ़िया नहीं होता है कि आप उसमें से प्रश्न नहीं कर पाए। थोड़ा सा यदि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, आपने प्रैक्टिस कर रखी है, तो आराम से हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पेपर को सॉल्व करने की। अब बारी आ गई है तो एक एक प्रश्न करके सॉल्व करते हैं। मेरे पास में रीट 2021 वाला पेपर भी है, आप देख सकते हैं। ये पेपर है मेरा, जे सीरीज का पेपर था। तो एक एक करके है ना क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से 91 से क्वेश्चन स्टार्ट है। आप देख लीजिएगा कि आपकी सीरीज के अंदर ये किस नंबर पे क्वेश्चन है और कैसा दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन था आपके पास में 30 की पावर -5 गुणा 5 की घात 12 हो जाएगा। यहाँ पर 625 गुणा 6 की पावर -5। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको आपको क्या करना था, सॉल्व करना था। और यहाँ पर मैं नहीं लिख रहा हूँ ऑप्शन में आपको बोल करके बता देता हूँ। ऑप्शन ए था जो था, एक दे रखा है 25, एक 5, 125 और 625, यानी कन्फ्यूजन वाले ऑप्शन थे। यूनिट डिजिट जो है आप उससे सॉल्व नहीं कर सकते, सब में अंतिम अंक जो है वो 5 ही था। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करना था। ये तो एकदम ईजी सा क्वेश्चन था। सबसे पहले 30 को करते तो 6 गुणा 5 तोड़ देते इसको, 5 की घात 12 बटा 625 गुणा 6 की पावर -5। क्या किया है, केवल आपको समझाने के लिए 30 को जो है वो फैक्टर करके लिख दिए हैं, 6 गुणा 5 में तोड़ दिया। अब यहाँ पर 6 की पावर -5, 5 की पावर -5 हो जाएगा। तो 6 की पावर -5, 5 की पावर -5 इंटू 5 की घात 12 बटा में था 625। तो 625 क्या होता है, 25 का स्क्वायर होता है। अगर 5 की पावर में लिखे तो 5 की घात हो जाएगा 4 बटा 6 की घात -5। देखिए अंश व हर दोनों से 6 की पावर -5 कट जाता, ये ऊपर चला जाता, ऊपर ले जाने पर प्लस की घात माइनस हो जाती और सभी 5 की घात में हो जाते। यहाँ पर 5 की घात -5, 5 की घात 12 और यहाँ पर हो जाएगा 5 की घात -4 जब ये अंश में चला जाएगा। तो समान आधार पर घातें जुड़ जाती। तो 5 की घात -5 प्लस 12 -4 करते तो यहाँ से आता आपके पास में, देखिए -9, ये हो जाता 3 और 5 की घात 3 का मान कितना होता है 125, यानी 5 का क्यूब 125। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ज़्यादा छोटा नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें 125 था। आप एग्जाम में आराम से इसको सॉल्व करते, बिना किसी शॉर्ट तरीका, बिना किसी लाग लपेट के, अगर आराम से भी सॉल्व करते ना इससे पूरा फैक्टर करके, तो एक मिनट का टाइम लगता। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था जिसका सॉल्यूशन करने एकदम ईजी था। 125 इसका आंसर आ रहा था, बड़ा ईजी क्वेश्चन था। सेकेंड देखिए, सेकेंड मतलब 92 नंबर पे क्वेश्चन था कि 6 टू द पावर 2x + 1 अपॉन 216 इज इक्वल टू 36। आपको x की वैल्यू बतानी थी। ऑप्शन दे रखे थे 0, 1, 2 और 0.5। क्वेश्चन देखिए वापस, 6 की पावर में दे रखा है 2x + 1 बटा में 216 और बराबर में 36 है। देखिए यहाँ पर 6 की घात में दे रखा है, ये 216 क्या होता है 6 का क्यूब होता है और 36 क्या होता है 6 का स्क्वायर। तो बस 6 की पावर में सबको चेंज करना था और आंसर निकाल देते। आपको ये केवल समझाने के लिए इतना कर रहा हूँ मैं, बाकी सीधा अपन कैसे करते वो बता रहा हूँ मैं। 6 की पावर 2x + 1 ये था 6 का क्यूब और 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। ये डिवाइड में है, पक्षांतरण करके गुणा में लिख देते। 6 की घात 2, 6 की घात 3, यानी ये 6 क्यूब उधर गया मल्टीप्लाई में। देखिए सभी जगह क्या है, आधार समान है तो घातें भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो लेफ्ट साइड से आप कितना लिखते हैं 2x + 1 और राइट साइड में देखिए समान आधार पर घातें जुड़ जाएगी 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते तो x बराबर आता 2, प्लस का 1 उधर गया -1, 5 - 1 4 बटा 2, 4 बटा 2 बराबर 2। तो x का मान कितना आता है यहाँ से 2। आप इसको देख करके मन ही मन सॉल्यूशन करते और सीधा ये लिखना था आपको 2x + 1 बराबर 5। आपको मैंने सॉल्यूशन करके बताया है इसलिए पूरा लिखा है। इसमें भी 1 मिनट से ज़्यादा का काम नहीं था, आराम से आप करते कैलकुलेशन तब भी। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि 216 क्या है, 216 6 का क्यूब होता है, 125 5 का क्यूब होता है, 36 6 का स्क्वायर होता है। ये सारी चीज़ें आपको बेसिक पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज 93 पे दे रखा है। देखिए आपको क्वेश्चन मैं लिखूं उससे बढ़िया है कि चलो लिख ही लेता हूं, यहाँ से नहीं लिखे तो। दो समीकरण दे रखे थे,
3xy प्लस 2y² माइनस 2x², और इसमें से आपको माइनस करना था -5x² प्लस 7y² माइनस 4xy। ऑप्शन दे रखे थे, अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन अगर शो कर पाता तो आप देख करके दो ऑप्शन वहाँ से सीधे डिलीट कर सकते थे, लेकिन आपको आंसर कैसे निकालना है वो देखिए। सबसे पहले ये xy वाले में से xy वाला माइनस करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाता प्लस, ये हो जाता प्लस का 4xy, ये प्लस का 3xy, तो कितना हो जाए 7xy। xy को सेम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर प्लस 2y² और यहाँ पर देखते तो प्लस माइनस 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 7y², प्लस 2y² माइनस 7y² कितना हो जाता माइनस का 5y²। यहाँ पर था माइनस 2x², इस ब्रैकेट को ओपन करते तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो प्लस का 5x² माइनस का 2x² कितना हो जाता प्लस का 3x²। ये ऑप्शन नंबर ए में आंसर था। सीधा सीधा आंसर टिक करना था, x² में से x² वाला प्लस माइनस कर दीजिए, सेम के साथ में xy वाले के साथ में xy वाले को सॉल्व कर दीजिए, और y² के साथ में y² को सॉल्व कीजिए। सीधा आंसर आ रहा था आपका, ये जो निकाला है वो ऑप्शन नंबर ए में आंसर था। तो 3 क्वेश्चन अभी तक सॉल्व किए हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे। 1-1 मिनट का समय भी यदि आप आराम से करते तो। 94 नंबर क्वेश्चन था, x² प्लस 7x प्लस 10 अपॉन x प्लस 2, इससे डिवाइड करना था और आपको आंसर निकालना था। ये तो आप सीधा सीधा यदि डिवाइड भी कर देते ना, आपको डिवाइड करना आता है तो सीधा x प्लस 5 यहाँ पे आंसर आ जाता। ज़्यादा कोई इसमें आपको शॉर्ट तरीके वगैरह लगाने का काम नहीं था, सीधा सीधा आंसर आ रहा था। तो 91, 92, 93, 94 4 प्रश्न किए, केवल आपको 4 मिनट का समय लगना चाहिए था। मैं आराम से आपको प्रश्न देख करके बोर्ड पर लिख करके सॉल्व करवा रहा हूँ, आपको एग्जाम में ऐसे लिखना नहीं होता है ना। एग्जाम में जब आप सॉल्व करते हो तो दिमाग में कैलकुलेशन करके जहां पर आपको पेन चलाने का काम है वहीं पर रखना है। ये पूरा ऐसे प्रश्न तो उतारने का काम नहीं है, इसके नंबर मिलते नहीं है, गोला फिल करने के नंबर मिलते हैं, तो केवल वही काम करना है, आंसर निकालना है। लेकिन जल्दबाजी करके आप उसको यदि गलत फिल करते हैं तो गड़बड़ है। ये था। उसके बाद में देखिए 95 नंबर हो गया क्वेश्चन। एक और जो है वो 94 नंबर क्वेश्चन था। 94 नंबर क्वेश्चन था 9a² माइनस 9ab माइनस 40b², और इसके फैक्टर करने थे सीधा सीधा, है ना। ये दे रखा था 9a² माइनस 9ab माइनस 40b², और इसके फैक्टर करने थे। फैक्टर करने पर आपको ऑप्शन दे रखे थे, वो ऑप्शन लिख देता हूं मैं। 3a प्लस 5b, 3a माइनस 5b। ऑप्शन नंबर बी जो है वो 3a प्लस 5b, यहाँ पर दिख रहा है आपको 3a प्लस 5b, 3a माइनस 8b, ऐसे ऑप्शन दे रखे थे। 2 ऑप्शन और भी है, आप उनको सीधा सीधा काट सकते थे। फैक्टर करने थे, देखिए इसको सॉल्व करने पर आपको फैक्टर लाने थे, गुणनखंड लाने थे। आप इस एग्जाम में क्या कर सकते थे, आप इस प्रश्न में क्या कर सकते थे कि ऑप्शन को देख करके और देखते कि क्या इससे प्रश्न आ रहा है, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर यदि ये आ रहा है, क्वेश्चन में दे रखा है वो, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। यदि इन दोनों को गुणा करने पर, सॉल्व करने पर प्रश्न में जो दे रखा इक्वेशन है वो आपके पास में प्राप्त हो जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आंसर था। तो ऑप्शन आपके पास में 4 थे। देखिए यहाँ से आप देख सकते थे प्लस का 5b माइनस का 5b, गुणा करने पर कितना हो जाएगा 5 × 25 हो जाता, 25b², लेकिन यहाँ पर कितना है 40, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता था। वापस देखिए, मैंने पूरे को सॉल्व नहीं किया है, केवल b² वाले टर्म्स को देख रहा हूँ। यहाँ पर कितना लाना है अपने पास में -40 का b², यहाँ पर देखिए प्लस का 5b और माइनस का 5b, जब गुणा करते तो कितना आता माइनस का 25b², यहाँ पर 25 आना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता था। इस दिए गए इक्वेशन को आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको सॉल्व करना है जो ऑप्शन है उनको, और सॉल्व भी स्मार्ट तरीके से करना है। केवल देखना था, बी देखते चेक करते आपके पास में नहीं आता। यहाँ पर देखिए प्लस का 5b माइनस का 8b, मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 40b² आ रहा था, माइनस का 40b² ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा था। यदि आपको फिर भी किसी प्रकार की शंका है तो इसको पूरा ओपन कर दीजिए ब्रैकेट को, आपको ये मिल जाएगा 9a² माइनस 9ab माइनस 40b²। तो थोड़ा सा स्मार्ट तरीका लगाना था। यदि आप 4 ऑप्शन में से 2 भी अगर डिलीट कर पाते हैं तो पीछे बच गए 2 ऑप्शन, उन्हीं को आपको ब्रैकेट को ओपन करके पूरा सॉल्व करना था और देखना था कि ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये कहलाते हैं स्मार्ट तरीके। ज़्यादा स्मार्ट इसमें कुछ नहीं था, केवल ऑप्शन को देख करके आपको 2 ऑप्शन डिलीट कर पाते। 3 ऑप्शन डिलीट हो जाए तो चौथा जो बच गया वही आपका क्या था, आंसर था। तो चलिए मैं इस स्लाइड को रफ करता हूँ और आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं ना।
बड़े इजी तरीके से यदि आप सॉल्व करते हैं ना तो भी आपके आराम से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। एक दो क्वेश्चन केवल थोड़े से आपको लग रहे थे जो भारी हो सकते थे या फिर आप करने में दिक्कत होती, लेकिन बाकी सभी क्वेश्चन में मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि आप उनको नहीं कर सकते थे, है ना। तो आराम से सॉल्व करते तो पूरा हो जाता। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम का प्रेशर ही कुछ ऐसा होता है जहाँ पर 2 और 2 आपको 4 नहीं दिखते हैं, है ना। तो ये थोड़ी सी चीज़ें रहती है, प्लस माइनस की गड़बड़ हो जाती है। ऑप्शन में आपको वही उत्तर मिल जाता है जो आपने गलती से निकाला है। तो इस तरीके की होती है। देखिए आगे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या करना है आपको, देखिए। क्वेश्चन नंबर 96 यदि मैं आपको पढ़ करके बताऊं और ऑप्शन लिख करके बताऊं तो आप आराम से कहेंगे कि ऑप्शन की मदद से अपन कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। स्मार्ट तरीका यही होता है, बाकी कोई स्मार्ट ज़्यादा होता नहीं है। एग्जाम में बैठ करके सभी वैसे ही तरीके अपनाते हैं जैसे आपने अपनाया था, बस कुछ जो है वो टाइम सेविंग कर पाते हैं और टाइम मैनेजमेंट की वजह से उनके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं और वो बाजी मार लेते हैं। सवाल दे रखा था, देखिए, एक परिमेय संख्या का परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। हर जो है वो अंश से 8 अधिक है। यदि अंश में 17 जोड़ने पर हर में से 1 घटाने पर परिमेय संख्या 3/2 बन जाती है, तब परिमेय संख्या बतानी थी। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, देखिए। ऑप्शन ए में है 13/21, ऑप्शन बी में है 21/13, ऑप्शन सी में है 13/7, ऑप्शन डी में है 7/13। देखिए यदि मैं आपको यहाँ पर दिखा पाऊँ तो आप जल्दी से ये देखिए, दिख रहा है, ये वाला क्वेश्चन है। मैंने 3 ऑप्शन काट दिए हैं, दिख रहा है, देखिए 3 ऑप्शन मैंने काट दिए हैं और कोई सॉल्यूशन नहीं किया, बिना किसी सॉल्व किए 3 ऑप्शन काट दिया, एक बच गया, वही मेरा आंसर था। तो यही स्मार्ट तरीके होते हैं जो आपको एग्जाम में काम देते हैं, दूसरों से आगे करते हैं। कैसे मैंने काटे वो देखिए। इसने बोला है कि हर जो है उसके अंश से 8 अधिक है। हर यानी नीचे वाला, अंश यानी ऊपर वाला, तो नीचे वाली संख्या ऊपर वाले से 8 अधिक होनी चाहिए। नीचे वाली संख्या ऊपर वाले से 8 अधिक होनी चाहिए। यहाँ पर क्या नीचे वाली संख्या ऊपर वाले से 8 अधिक है, यानी कि हर वाली संख्या अंश से 8 अधिक है? आप कहेंगे नहीं है, है ना, तो ये आंसर नहीं हो सकता। नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से 8 अधिक है, नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो आपको पूरा सॉल्व ही नहीं करना था, 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। उसके बाद में देखिए 8 अधिक है क्या, ये बिल्कुल 8 अधिक है ना। 8 अधिक है क्या, देखिए इसने ये बोला है कि हर जो है वो अंश से 8 अधिक है। अगर मैं इसमें 8 जोड़ता हूँ, हर जो है वो अंश से 8 अधिक है, यानी अगर मैं अपॉन में 8 जोड़ता हूँ तो क्या ये आता है, हर इसके अंश से 8 अधिक है? नहीं है। यहाँ पर हर इसके अंश से 8 अधिक है तो सीधा सीधा ये आंसर होता था। हर जो है 21 जो है वो 13 से 8 अधिक है। यहाँ पे भी यदि आप 8 करते तो आंसर 13 नहीं आता था। तो 3 ऑप्शन वैसे ही कट गए, केवल एक ही बचता है जो कि आपका आंसर था, बिना किसी पेन के। केवल 10 सेकंड का क्वेश्चन था, आराम से आप कैलकुलेशन करते, देखते कि 8 अधिक है या नहीं। ठीक है, तो ये आपका आंसर था। एक बड़ा ही शानदार क्वेश्चन मुझे लगा, 97 नंबर क्वेश्चन दे रखा था, देखिए ना। क्वेश्चन क्या था मैं आपको पढ़ करके बता देता हूँ, ऑप्शन यहाँ पर लिख देगा। क्वेश्चन देखिए, यही स्मार्ट तरीके थे जो मुझे थोड़ा सा एडवांस लगते हैं और जल्दी से क्वेश्चन करवाने में भी हेल्प करते हैं। देखिए सवाल था कि छोटी से छोटी वर्ग संख्या जो संख्या 7, 14 और 21 में से प्रत्येक से विभाजित होती हो। ऑप्शन देखिए, मैं क्वेश्चन वापस पढ़ लूँगा। ऑप्शन ए है 98, ऑप्शन बी है 1764, ऑप्शन सी है 394, ऑप्शन जो डी है वो है आपके पास में 2056। इसने क्या बोला है, एक ऐसी आपको छोटी से छोटी वर्ग संख्या स्क्वायर नंबर निकालना है जो कि 7 से, 14 से और 21 से, इन तीनों नंबर से डिवाइड होना चाहिए। आपको एक ऐसा नंबर निकालना है जो इन तीनों से क्या होना चाहिए, 7, 14, 21 से डिवाइड होना चाहिए। देखिए, या तो आप क्या करते हैं, 7 से भी डिवाइड करके देखते, 14 से भी डिवाइड करके देखते, 21 से भी डिवाइड करके देखते। मैंने एग्जाम में ऐसा नहीं किया था, है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ, केवल ऐसे मैंने एलिमिनेट किए ऑप्शन को। आपको भी वैसे ही करना था, सॉल्यूशन नहीं करना था। 21 के यदि आप फैक्टर भी कर लेते हैं तो फैक्टर कैसे होंगे, ये होता है 7 या 21, 7 3 जा 21, 7 और 3। यदि कोई नंबर 21 से डिवाइड हो पाता है, होगा तो वो 3 से भी होगा और वही नंबर 7 से भी डिवाइड होगा, भाग जाएगा। मैं यहाँ पर 3 से डिवाइड आसानी से कर सकता हूँ। 3 से विभाजिता का नियम क्या है कि सभी अंकों को जोड़ दीजिए और यदि वो 3 से भाग जाते हैं या नहीं जाते हैं आपको देखना है। देखिए 8 और 9 को जोड़िए, 17। 17 क्या 3 से भाग जाते हैं, नहीं जाता 17 3 से भाग। इसका मतलब 98 जो है वो 21 से भी भाग नहीं जाएगा।
जो 3 से भाग जाएगा वो 21 से भी जाएगा। ऑप्शन ए 3 से भाग नहीं जा रहा है, मतलब 21 से भी नहीं जाएगा, तो इससे डिवाइड नहीं हो सकता। और 3 से भाग कैसे चेक करते हैं, सभी अंकों को जोड़ देते हैं और देखते हैं कि वो क्या 3 के पाड़े में आते हैं। देखिए 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 और 6 18, ये भाग जा रहा है ना। तो ये आपका उत्तर हो सकता है, यही होगा, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उत्तर हो सकता है। इसमें चेक कीजिए, 9 और 3 12, 12 और 4 18, 9 और 3 12, 12 और 4 16, 12 और 4 कितने होते हैं 16। क्या 16 3 से भाग जाता है, नहीं जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी भी आपका आंसर नहीं होता। समझ रहे, आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है। इनको जोड़िए, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 3 से भाग नहीं जाते, यानी ये भी नहीं। देखिए उसने केवल आपको कैलकुलेशन दी है, यदि आप इससे कैलकुलेशन पूरा करना चाहते हैं तो 4 से 5 मिनट आपके खराब हो सकते हैं, लेकिन यदि आप कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं, आराम से केवल स्मार्ट तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं, इसके फैक्टर कर दीजिए 3 और 7। 3 से चारों जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से केवल और केवल एक ऑप्शन ही डिवाइड हो पा रहा है, यानी एक ही आंसर है, बाकी आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था देखिए, इसमें थोड़ा उसने फिरकी ली है कि आप इसको गलत कर दें। 1/√8/0.00216, ये 3 जीरो है ना, यानी 0.0 आपको क्लियर दिख तो रहा है। क्यूब रूट ऑफ 0.000343। अब यदि देखिए ना, मैं पेपर रख देता हूँ साइड में, एक बार आप केवल यहाँ से इस प्रश्न पे थोड़ी सी नज़र घुमाइए। क्यूब रूट है, क्यूब रूट निकालना आता है आपको। देखिए ऊपर तो क्या है, मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, इस साइड में देखिए आप, है ना, ऊपर तो 1 है। 8 का क्यूब कितना होता है, आप कहेंगे 2 अपॉन, इसका क्यूब रूट कितना होता है, 3 3 का पेयर बनाता है, 3 का पेयर 3 का पेयर 216। अभी मैंने बताया था फर्स्ट वाले क्वेश्चन में या सेकंड वाले क्वेश्चन में, किसका क्यूब रूट होता है, 6 का होता है। और ये एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, तो 0.06 यही आना था क्यूब रूट। यहाँ से क्यूब रूट निकालिए, 3 जीरो यानी सॉरी 3 जीरो का एक सेट बनता है, 3 संख्या का एक सेट बन जाएगा। 343 किसका क्यूब रूट है, 7 का, और आगे इतने 3 जीरो है, उसकी जगह एक जीरो आ जाएगा जब क्यूब रूट होता है ना। जब इसको आप पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 0.03। यहीं पे सॉल्व करवा देता हूँ। जब आप इसको पलट करके डिवाइड करेंगे तो 0.3 प्लस 0.07, ये 0.03, आंसर कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 1 हो रहा था। इसको पलट करके डिवाइड कर दीजिए, इसमें प्लस कर दीजिए, सीधा कितना आ रहा है 1। तो आपका आंसर इसमें 1 था, है ना, 1 आंसर था। मैंने 0.1 लगाया है, कहीं गड़बड़ तो नहीं की, है ना। 0.1 सॉरी 1 कैसे होगा, है ना, 0.1 0.01। देखिए यही गलती होती है एग्जाम में भी, यदि मैंने ये गलती की होती तो ये क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हो जाता, सही आंसर लगा, है ना। 0.03 इनको प्लस करते तो 0.1 आ जाता, कितना आता 0.1। ये आपका आंसर है, जोड़ दीजिएगा 7 और 3 10, पॉइंट लगा देंगे तो 0.1 हो जाएगा। उसके बाद में एक क्वेश्चन दे रखा था जो थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व करना था, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुए थे। 99 नंबर पे क्वेश्चन है और बहुत से बच्चों ने एग्जाम से बाहर आने के बाद में ये बोला था कि इस सवाल में बोनस मिलने वाला है। कौन सा सवाल, 99 नंबर पे, ये था आपके इंटरेस्ट से यानी कि ब्याज से, चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन दे रखा था और नहीं लिखा था कि चक्रवर्ती ब्याज है ना। तो बच्चों ने ये सोचा, स्टूडेंट्स ने ये सोचा, मेरे भी दिमाग में उस टाइम आया था कि ये सरल ब्याज से हो सकता है, और सरल ब्याज से आंसर निकालने पर आंसर नहीं आ रहा था। लेकिन मैं इसकी लैंग्वेज आपको पढ़ करके बता देता हूँ, आप देखिए। शंकर एक मशीन खरीदने के लिए 25,000 रुपये का ऋण लेता है, लोन लेता है, यानी मूलधन कितना हो गया, 25,000 हो गया। मूलधन कितना हो गया, 25,000। और टाइम दे रखा है 1 वर्ष 6 माह, टाइम दे रखा है 1 वर्ष 6 माह, 1 वर्ष और 6 माह का समय है। 12% वार्षिक दर, यानी कि रेट कितनी है, रेट जो है वो 12% है। 12% वार्षिक दर से कितना धन लौटाएगा, है ना, जिसमें आपका प्रिंसिपल मूलधन भी हो गया और इंटरेस्ट यानी ब्याज भी हो गया, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। इसी लाइन से आपको पता लग रहा होगा कि ये चक्रवर्ती ब्याज का सवाल है, साधारण ब्याज का नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट का नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। दे रखा है कि जबकि ब्याज जो है वो वार्षिक संयोजित होता है। अगर बात संयोजन की है, इसका मतलब तो चक्रवर्ती ब्याज है। यदि ऐसा नहीं कहता कितनी राशि लौटाएगा, सीधा सीधा ये पूछ लेता, तब तो सरल ब्याज हो जाता। तो लास्ट वाली लाइन है जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होगा, तो इसमें कैसे सॉल्व करना था आपको। देखिए आपको ये पता लगाना था केवल कि ये चक्रवर्ती ब्याज है
कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसके बाद आप कर लेते। बस यही खास बात थी। कैसे करते? 25,000, 12% की ब्याज से कितना लगता? 112/100। फिर 6 माह, 6 माह का मतलब आधा साल, आधा साल का मतलब आधा ब्याज, तो 12 ना लग करके कितना लगता? 6%, है ना। सक्सेसिव मेथड कहते हैं इसको। सक्सेसिव मेथड से आप इसको यदि सॉल्व करते, आंसर निकालते, तो सीधा सीधा आपका आंसर मिल जाता था 29,660। 660 नहीं, 80, 29,680। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपको आंसर मिल जाता। बस यही देखना था इसमें आपको कि ये चक्रवर्ती ब्याज है, ना कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि सरल ब्याज नहीं था। कैसे पता लगा? संयोजन की बात की है, संयोजन की बात केवल और केवल इसी में होती है। तो यहाँ तक अभी तक हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं 99 तक। हालांकि मुझे तो समझाने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, आपको एग्जाम में बैठ करके सॉल्व करना है, केवल सॉल्व करके गोला भरना है, किसी को समझाना तो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, शतक, है ना। शतक 100 नंबर पे क्वेश्चन था कि राजन नाम का एक लड़का है जो 2 पंखे 2500 रुपये प्लस 2500 रुपये के हिसाब से लेकर के आता है, यानी कि पर फैन प्रत्येक पंखे का मूल्य कितना दे रखा है? 2500 रुपये, 2500, 2500, 2 पंखे लेके आता है। और उसमें से एक पंखे को 15% के लाभ के साथ में, यानी कि एक को बेचता है 15% के प्रॉफिट के साथ में, और दूसरे में उसको लॉस हो जाता है 8% का लॉस। 2 पंखे लाए, 2500 प्रत्येक पंखे का मूल्य है। एक पंखे को उसने बेचा है 15% लाभ के साथ में, और दूसरे पंखे पर उसको हानि हुई है 8% की। इसने ये पूछा है कि इस सौदे में, यानी टोटल कुल मिलाकर के इस सौदे में उसको लाभ हुई है या फिर हानि हुई है, आपको निकालना था। देखिए, एक पे 15% का लाभ, दूसरे पे 8% की हानि। इससे कोई मतलब ही नहीं है ना आपको, ये केवल चकराने के लिए दिया है। यदि आप 2500 का यूज लेकर के सॉल्व करते तो यकीन मानिए आपके 2 से 3 मिनट जो है वो खराब हो जाते। आपको ये वैल्यू नहीं दे रखी होती ना, तब भी आप सॉल्व कर सकते थे। कब पता लगता है? जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो रखी हो। आपकी कमांड बननी चाहिए इन प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज पे। देखिए, एक पे 15% का लाभ, दूसरे पे 8% का घाटा। चीज़ें कितनी है? 2 है, 2 में डिवाइड हो जाएगी। पहली बात तो यही है। 15 - 8 कितना होता है? 7, 7/2, यानी कि 3.5%। 3.5 यानी 3.5 का क्या होगा? लाभ होगा, यानी प्रॉफिट होगा। इंक्रीज आएगा, प्रॉफिट होगा। तो यही आपका आंसर था 3.5%। ये 2500 का यूज नहीं करना था। केवल यही स्मार्ट तरीके हैं, बाकी कुछ नहीं था, है ना। यदि आप 2500 का यूज करते तो हो सकता है आप 3 से या 4-5 मिनट ले डूबते। उसके बाद में है 101 नंबर क्वेश्चन। 101 पे देखिए आप क्या है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत 20 स्वयंसेवक यानी 20 आदमी मिलकर के किसी गांव की सफाई 8 दिन में कर देते हैं। 20 आदमी मिलकर के 8 दिन में उसकी सफाई कर देते हैं, है ना। आपने पढ़ा होगा एक ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन 8वीं क्लास की RBSC बुक में दे रखा है। मैंने कहा था सेम यही क्वेश्चन है, केवल डिजिट चेंज हो सकती है। और यदि गांव जो है वो 5 दिन में साफ करना हो तो बताइए कितने आदमी चाहिए? 5 दिन में कितने आदमी चाहिए, कितने मैन चाहिए? इसी की वैल्यू निकालनी है आपको। टाइम एंड वर्क यदि आपने पढ़ा है तो MDH फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैन, डे और इस प्रकार से। और नहीं पढ़ा है तो 8th या 7th क्लास की RBSC की बुक में यही क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको देखना है। पहले देखिए 5 से इसको काट देते हैं, कितनी बार? 4, 4 × 32 दिन। कितना लगता है बताओ? 32 दिन नहीं, मेंबर निकालना है तो मेंबर निकालना है तो मेंबर हो जाएंगे। यानी कि यदि गांव को 5 दिन में साफ करना है तो कितने बच्चों की आवश्यकता होगी, कितने स्वयंसेवक चाहिए? 32। और 32 इस क्वेश्चन का क्या था? आंसर था। एक ही लाइन में क्वेश्चन आंसर निकालना है आपको, ज़्यादा कोई आपको था नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, बड़ा ही ईजी था, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था। ये भी आपको RBSC की बुक में मिल जाएगा कि पार्थ द्वारा झुंझुनू से जोधपुर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत साल से 6 घंटे में पहुंचता है। यानी कि झुंझुनू जो है वहाँ से जोधपुर जाता है तो आपको समय कितना लगता है? देखिए 6 घंटे का समय लगता है, और 60 किलोमीटर प्रति आवर 60 की स्पीड से कोई गाड़ी चलाता है। अब आप सीधा कॉमन सेंस से बताइए, कोई 60 की स्पीड से 6 घंटे लगातार गाड़ी चलाता है तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी, कितनी दूरी तय की होगी? तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर डिस्टेंस जो आ जाएगी आपके पास में 360 किलोमीटर आ जाएगी, है ना। कॉमन सेंस से निकालना, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया कि यदि आप 6 घंटे लगातार गाड़ी चलाते हैं वो भी 60 की स्पीड से, तो आपने कितनी डिस्टेंस कवर की? तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 360 किलोमीटर डिस्टेंस, यानी कि झुंझुनू से जोधपुर के बीच की प्रश्नानुसार डिस्टेंस कितनी आ गई? 360। क्या पूछा है? वापस आ रहा है जोधपुर से झुंझुनू, वापस आते समय कार की एवरेज स्पीड, औसत साल, औसत जो
चाल होती है, एवरेज स्पीड, वो कितनी रखनी चाहिए कि आप जो है वो 4.5 घंटे में पहुंच जाए। इतनी डिस्टेंस कवर करनी है, 4.5 घंटे में पहुंचना है, यानी डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड कैसे करेंगे, ये मिश्र भिन्न सरल भिन्न में बदल दीजिए। 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2। इसको भाग देना है 9/2 से, तो हो जाएगा 360, पलट करके 2 ऊपर और 9 नीचे। 9 से 1 काटा, 4, 80। क्या पूछा है, स्पीड पूछी है, कितनी स्पीड चाहिए, ये सॉल्व कर दे दीजिएगा आप, है ना। तो ये 80 की स्पीड से, है ना। तो वापस लौटते समय यदि उसको 360 किलोमीटर की डिस्टेंस 4.5 घंटे में कवर करनी है तो गाड़ी की स्पीड कितनी रखनी पड़ेगी, 80। कॉमन सेंस से आरबीएससी का क्वेश्चन है, बोर्ड की किताबें आप खंगाल लेना, आपको मिल जाएगा, केवल वैल्यू चेंज होगी। उसके बाद में एक क्वेश्चन दे रखा है, ये तो आप पढ़ते ही हैं परसेंटेज में, है ना। ये तो सीधा सीधा परसेंटेज का टाइप दे रखा है, आपने चाहे कहीं से भी पढ़ा हो, किसी भी बुक से पढ़ा हो, ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। कि एक गांव की जनसंख्या है जो कि शुरुआत में 50,000 थी, 50,000 की गांव की जनसंख्या थी। उसके पश्चात पहले वर्ष में 5% की बढ़ोतरी होती है ना। पहले साल में क्या हो गया, 5% इंक्रीज हो गई। महामारी के कारण दूसरे वर्ष 10% कमी हो गई। उसके बाद में तीसरे वर्ष वापस 4% बढ़ गई, है ना। पहले साल 5% बढ़ती है, दूसरे साल 10% घटती है, तीसरे साल वापस 4% बढ़ जाती है। वही जो मेथड मैंने पिछली बार बताया था, सक्सेसिव मेथड। ऐसे सारे क्वेश्चन सक्सेसिव से करना इजी रहता है। देखिए 5% बढ़ गई यानी 105/100, 10% घट गई यानी 100 से हो गई 90, 100 पर गणना कर रहे हैं। 4% बढ़ रही यानी 104/100, और 4 जीरो से तो 4 जीरो कट जाता, और इन सबको मल्टीप्लाई करके आप 100 का भाग देते तो आता 49/140, है ना। ये तो करना ही पड़ेगा आपको, है ना। कुछ स्मार्ट तरीका इसमें नहीं लगा सकते, जोड़ बाकी गुणा भाग तो करनी पड़ेगी। 5 और 5 10 ही होता है, जोड़ना पड़ेगा ना। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 104 नंबर पे है, ज्योमेट्री में है। आपको हो सकता है आरबीएससी की बुक में मिले ना मिले इतना याद नहीं है, लेकिन आपने यदि किसी भी बुक से मिला है तो आपको बेसिक कंसेप्ट से इसको सॉल्व करना था। देखिए क्वेश्चन क्या था, पी और क्यू 2 लाइनें दे रखी है, और इस प्रकार से ये प्रश्न दे रखा था। ये जो कोण है आपके पास में 95 डिग्री है ना, ज़्यादा छोटा नहीं लिखा है, आप देखना ये 95 डिग्री है। और आपको और क्या दे रखा है, ये वाला कोण जो है वो 30 डिग्री दे रखा है। यहाँ पर ये कोण x है और x का मान निकालना है। ये दो रेखाएं हैं, दो लाइन्स है P एंड Q, ये पैरेलल है यानी कि P और Q समांतर रेखाएं हैं। अब ये दोनों समांतर है तो आप मुझे बताइए, ये 95 है तो ये वाला कोण भी कितना होगा, 95। ये 95 है, पूरा 180 होना चाहिए, तो ये वाला बच गया, वो कितना बचेगा बताओ, 85 डिग्री। इस साइड में 85 है तो ये पूरा भी कितना होना चाहिए, 85 होना चाहिए। ये शीर्षाभिमुख कोण है, x इधर है तो ये भी कितना हो जाएगा, x, यानी कि x + 30 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 85। वापस देखिए, ऐसे ही आपको एग्जाम में सॉल्व करना है, वहां पर आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। ये 95 है, पूरा 180 होना चाहिए लीनियर, तो ये 85 हो जाएगा। इस साइड में 85 है तो इस साइड में भी पूरा 85 होना चाहिए, यानी कि इस x की वैल्यू + 30 की वैल्यू 85 होनी चाहिए। तो x + 30 = 85, x की वैल्यू 85 - 30, तो x की वैल्यू कितनी आती है आपके पास में, 55। ये इसका आंसर था। केवल 1 मिनट का क्वेश्चन था, सीधा दिमाग लगाना था। 95 तो ये 85, ये 85 तो ये पूरा 85, और वर्टिकल ऑपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण ये x तो ये भी x, x + 30 = 85, और लिख करके सॉल्व करना था। 55 सीधा आंसर मिल जाता। उसके बाद में एक क्वेश्चन दे रखा है, 105 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या दे रखा है ना, त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज FDE के। ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम। ज़्यादा आपको लोड नहीं लेना है, बना दीजिए, समझ में नहीं आए तो बना दीजिए। ABC और DEF, FDE दे रखा है, FDE, तो यहाँ पर F दे दीजिए, यहाँ पर D दे दीजिए, यहाँ पर E दे दीजिए। ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम देखिए कुछ नहीं बनाया है ना, जो किया है वो काम यहाँ पर आपको दिख जाएगा, यहीं पे मैंने सॉल्व किया पूरा, तो यहाँ पर कुछ नहीं किया है। और ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा था, उसी टाइम मैंने स्टार मार्क कर दिया था कि इसको थोड़ा आराम से करना है, मैंने इसको छोड़ दिया था, कैलकुलेशन लगी थी मुझे, और आंसर भी गलत आया था 2-3 बार। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको दे रखा है एंगल B जो है वो 40 है, एंगल B दे रखा है 40, और AB की वैल्यू दे रखी है आपके पास में 5 सेंटीमीटर। AB की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर, B 40 दे रखा है, एंगल A 80 डिग्री है। ये वाला एंगल A जो है वो दे रखा है 80 डिग्री। मैं आपके सामने ऑप्शन लिखना चाहूँगा इस क्वेश्चन के अंदर। ऑप्शन देखिए आप, है ना, इसने ये पूछा है, ऑप्शन दे रखे थे, ऑप्शन नंबर A, है ना, कौन सा कथन सत्य होगा, करेक्ट आपको बताना था। DF जो है वो 5 सेंटीमीटर,
एंगल एफ बराबर 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या दे रखा था, ऑप्शन बी दे रखा था डी एफ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल ई इज इक्वल टू 60 डिग्री। सी पे दे रखा है डी ई इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल ई इज इक्वल टू 60 डिग्री। केवल बताने के लिए कि आप ऑप्शन की मदद से इसको कैसे सॉल्व कर सकते थे बिना पेन को हाथ दिए, केवल दिमाग आप थोड़ा सा चलाते तो आंसर आ जाता। ये सारे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, क्लियर है। देखिए यदि ए बी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है और ये दो कोण दे रखे हैं, यानी कि साइड एंगल साइड वाले फॉर्मूले से ये सर्वांग एंगल, दो एंगल और एक साइड है, इसी फॉर्मूले से ये जो होंगे वो सर्वांग सम होने चाहिए। देखिए ए बी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, तो आप बताइए दूसरे किस में हो सकती है, एफ और डी, यानी डी एफ कितना होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर डी और एफ नहीं है, नहीं हो सकता, डी और एफ नहीं है, नहीं हो सकता। दो ऑप्शन आप देख करके काट सकते हैं, यहाँ पर डी ई है जबकि आपके पास में डी एफ होना चाहिए, डी एफ 5 सेंटीमीटर, डी एफ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंगल एफ 60, देखिए 60 कौन सा होना चाहिए, ये 80 है, ये 40 है, तो ये कितना होना चाहिए 60, मतलब सी एंगल 60 है तो ई एंगल 60 होना चाहिए, एफ 60 नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, केवल यही तरीका था। 1 मिनट भी इसमें आपको सॉल्व करते समय 1 मिनट का भी समय नहीं लगना चाहिए था, सीधा सॉल्व करते आप देख करके सर्वांग समता के नियम पता होने चाहिए। 7वीं क्लास में आपके आरबीएससी बोर्ड में मिल जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन था 105 नंबर, टोटल 110 प्रश्न थे, आगे के मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106 यानी 106। ये जो है वो थोड़ा सा टिपिकल टाइप का क्वेश्चन था, हालांकि टिपिकल नहीं था, बाकी थोड़ा सा इसमें टाइम लगना ही था, आपके भले कितना स्मार्ट तरीका यूज़ कर लेते हैं। लेकिन पहले मैं आपको याद दिलाता हूँ कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल जयपाल सिंह को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए। बहुत ही जल्द ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए आने वाले हैं जो कि रीट स्पेशल होंगे और आपको एग्जाम में वो वीडियो हेल्प भी करेंगे। तो यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार का आपको पेमेंट नहीं करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 106 था, उसमें क्या था मैं पढ़ के सुना देता हूं, क्योंकि लिखेंगे तो फिर बिना फालतू का टाइम ज़्यादा लगेगा और वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं पढ़ के ही आपको बताऊंगा। 588 मीटर लंबे और 50 मीटर चौड़े एक आयताकार खेत में से, देखिए मैं आपको डायग्राम बना करके बता देता हूँ, थोड़ा सा समझ में आएगा। इस टाइप का खेत है, 588 मीटर लंबा है और 50 मीटर क्या है चौड़ा है, लेंथ एंड विड्थ दे रखी है आयताकार खेत की। इसमें से क्या किया जाता है कि एक टांका खोदा जाता है ना, पानी का टांका खोद रहे हैं इस खेत के अंदर, जो है वो पानी का टांका खोद रहे हैं। उस टांके की जो है वो 30 मीटर लंबाई है और 20 मीटर चौड़ाई है। गहरा खोद रहे हैं 12 मीटर, लेकिन अभी 12 मीटर नहीं लिखेंगे। और क्या कर रहे हैं, इस टांके को खोदेंगे, देखिए खेत के अंदर टांके को खोद रहे हैं और खोदेंगे तो मिट्टी निकलेगी, उसी मिट्टी को क्या कर रहे हैं इस टांके के चारों ओर इस वाले एरिया के अंदर क्या कर रहे हैं, जमा रहे हैं, बिछा रहे हैं। तो इस वाले एरिया का जो है वो हाइट बढ़ जाएगी, जब आप मिट्टी बिछाएंगे तो डेफिनेटली उसकी हाइट तो बढ़ने वाली है। इसने ये पूछा है कि उसकी हाइट कितनी बढ़ती है ना, निकाले गए बालू से शेष भाग में समान रूप से फैला दिया जाता है, तो इससे खेत की बढ़ी हुई ऊंचाई बतानी है, हाइट कितनी हो जाएगी इस खेत की वो आपको बताना है। पहली बात आप मुझे बताइए, यदि टांके को मैं खोद करके मिट्टी निकालता हूं और उस मिट्टी को चारों तरफ फैला देता हूं, तो बताइए क्या मिट्टी इस टांके वाले भाग में अपन फैलाएंगे? नहीं फैलाएंगे, क्योंकि यहाँ से तो मिट्टी निकाल रहे हैं, बाकी सारे भाग में फैलाएंगे। तो किस वाले भाग में फैला रहे हैं वो निकालना पड़ेगा। आयतन वाला क्वेश्चन था इसके अंदर। देखिए खेत की लंबाई 588 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 50 मीटर। इस वाले का एरिया निकाल देते हैं और अंदर वाले का एरिया इसमें से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये जो शेडेड एरिया है, छायांकित भाग है, उसका आपके पास में एरिया आ जाएगा। तो देखिए अंदर वाले का है 30 × 20, जब आप इसको करेंगे तो ये हो जाता है आपके पास में 29,400 और ये हो जाएगा 600, माइनस करने पर आ जाएगा 28,800। 400 और 200 600, 28,800 आ जाएगा। ये वैल्यू किसकी आई है, इस वाले भाग को छोड़ करके जो छायांकित भाग है इस यहाँ पे, इसमें क्या कर रही है, मिट्टी बिछा रहे हैं। 28,800 पर मिट्टी बिछाने पर मान लो इसकी हाइट h हो गई, ये आयतन आ गया, ये लंबाई इंटू चौड़ाई से आ गया, ये आयतन आ गया। और मिट्टी कहाँ से निकाल रहे हैं, टांके से। टांके की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दे रखी है 30 × 20 × 12। h की मान निकालनी है आपको, h की वैल्यू निकालनी है, यानी कितना वो ऊपर उठेगा। तो 30 × 20 × 12 बटा 28,800। जब आप इसको सॉल्व करते तो आपके पास में आता 0.25 मीटर। अब जब आप इसको सॉल्व करते तो 0.25 मीटर आता, लेकिन ऑप्शन में जो है वो 0.25 मीटर नहीं था,
इसको चेंज करते सेंटीमीटर में तो ये हो जाता आपके पास में 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन था आपके पास में 25 सेंटीमीटर, मीटर में अंदर 0.25 नहीं मिल रहा था। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था, टाइम टेकन भी था, 1-2 मिनट आपके खा ही लेता। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 107। क्या है क्वेश्चन नंबर 107? एक घनाभ की विमाएं क्यूबॉइड दे रखा है जिसकी विमाएं दे रखी है 60 × 54 × 30। आपको ये क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस की ही होगी। और इसके अंदर किस घनाभ के अंदर आपको घन रखने हैं, छोटे छोटे घन रखने हैं। तो छोटे छोटे घन की साइड 6 × 6 × 6 दे रखी है ना। बड़ी वाले का आयतन अपॉन छोटे वाले का आयतन, यदि आपको संख्या निकालनी हो, जब इसको आप काटते तो आपके पास में आ जाता 450। ये इसका आंसर था। ज़्यादा समय नहीं खाएंगे, सीधा सीधा आंसर आपको बताना है। ये तो आपने देखा ही होगा ना, बड़े का आयतन बटा छोटे का आयतन। जब आपको संख्या निकालनी हो कि एक बड़ी बॉल है उससे इतनी छोटी बॉल कितनी बनाई जा सकती है, तो डिवाइड करते हैं। एक दे रखा था, सीधा सीधा आप क्वेश्चन ही देख लीजिए ना, आपको मैं दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर है अपने पास में 108, 108 नंबर क्वेश्चन है ना, दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 108। आप या तो फिर पॉज करके एक बार रोक लीजिए, मैं बता देता हूँ आपको, है ना। भार दे रखा है, टेबल दे रखी है और व्यक्तियों की संख्या दे रखी है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेट और यहाँ पर मैन लिख देता हूँ ताकि आपको पता रहे। 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60। और व्यक्तियों की संख्या दे रखी है 4, 5, 10, 7। इसने क्वेश्चन में यही पूछा है कि 60 किलो वजन से कम वजन वाले व्यक्तियों की संख्या, यानी कि 60 किलो वजन यहाँ तक है और इससे कम सारे के सारे इंक्लूड है। तो 60 से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, सबको जोड़ना था। इन सबको आप जोड़ दे तो आपका आंसर कितना आता, 26। 60 से कम वजन वाले व्यक्तियों की संख्या केवल जोड़ आपको आती थी तो इसका आंसर निकाल देते थे। 30 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 109 दे रखा है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा था पाई चार्ट दे रखा था। इस प्रकार से पाई चार्ट है, कुछ कुछ आपके आंकड़े दे रखे थे। देखिए मैं बना देता हूं आपके लिए कि क्या दे रखा था। इस टाइप से दे रखा था। ये 108 डिग्री है, ये आपके पास में 36 डिग्री है, ये 72 डिग्री है, ये 54 डिग्री है और आपके पास में ये दे रखा है मजदूरी, है ना। इसमें दे रखा है कि निम्न पाई चार्ट, ये एक पाई चार्ट है। ये 36 डिग्री है, 36 डिग्री लोहा है, 108 डिग्री अन्य है, 72 डिग्री सीमेंट है और 54 डिग्री में ईंटें दे रखी है और मजदूरी का आपको पास में डिग्री नहीं है। यदि आप मजदूरी की डिग्री निकालना चाहते हैं तो टोटल 360 होता है, सभी को जोड़ करके 360 में से माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। निम्न पाई चार्ट एक कमरे के निर्माण में विभिन्न मदों में खर्च को दर्शाता है। यदि कमरे के निर्माण में कुल 2 लाख रुपए की मजदूरी लगती है, टोटल कितने की लगती है, 2 लाख रुपए। यदि पैसे की बात करें तो कितना दे रखा है, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए हो गए। और यदि डिग्री की बात करते हैं तो कितने डिग्री, 360 डिग्री, यानी 2 लाख की वैल्यू 360 डिग्री के बराबर है। आपको पूछा है कि मजदूरी पर कितना व्यय होता है, तो मजदूरी का व्यय कितना है, 90 डिग्री। ये रहा 90 डिग्री। जब आप इसको सॉल्व करते तो आपके पास में आंसर आ जाता 50,000, है ना। इसको केवल सॉल्व करना था, केवल आपको 90 डिग्री निकाल करके इसमें भाग दे करके 90 से गुणा करना था। क्यों किया, आपने देखा होगा 8th क्लास की आरबीएससी बोर्ड की किताब है, वहां पर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। सेम एज इट इज क्वेश्चन है, पाई चार्ट वाला क्वेश्चन है। 2 लाख टोटल 360 डिग्री के बराबर है, क्योंकि टोटल 360 है, टोटल खर्चा 2 लाख है। 90 डिग्री मजदूरी का निकालना है। मान लो आपको लोहे का निकालना होता 36 डिग्री का, तो 36 डिग्री से गुणा कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे रखा था। इंटरेस्टिंग तो क्या है, केवल प्रायिकता वाला सवाल था 10वीं क्लास से, कि एक थैले में 15 लाल गेंदे हैं, यानी कि रेड बॉल जो है वो 15 है और ग्रीन बॉलों की संख्या आपको पता नहीं है। मान लेते हैं कि x नंबर ऑफ बॉल्स ग्रीन है ना। तो एक थैले में 15 लाल गेंदे, कुछ हरी गेंदे हैं। यदि एक हरी गेंद निकालने की प्रायिकता 1/6 है, हरी गेंद की प्रायिकता दे रखी थी 1/6। हरी गेंदों की संख्या पूछी, ऑप्शन आपके पास में थे 5, 3, 4 और 2, यानी 2, 3, 4, 5 ऑप्शन में थे। कैसे करना था, देखिए 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं था। ग्रीन बॉल निकालने की प्रायिकता 1/6, यानी कि यदि टोटल बॉल 6 हैं तो उसमें से एक बॉल क्या निकलेगी, ग्रीन निकलेगी। टोटल 6 हैं तो एक ग्रीन निकलेगी, तो ग्रीन बॉल इसके हिसाब से 1, तो पीछे बच गई 5, कौन सी हो गई, वो लाल हो गई, यानी कि रेड बॉल कितनी हो गई, 5। प्रायिकता क्या होती है, टोटल में से फेवरेबल आउटकम्स। तो ग्रीन बॉल जो है वो 6 में से 1 है,
तो लाल कितनी हो जाएगी 5। प्रश्न में देखिए लाल कितनी दे रखी है 15, 5 नहीं है ये तो 15 है, यानी 3 गुणी है, तो ग्रीन 1 नहीं है 3 है, और ये इसका आंसर है। ग्रीन बॉलों की संख्या कितनी थी 3। तो यहाँ पर 20 के 20 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, हालांकि थोड़ा टाइम लगा है क्योंकि प्रश्न में लिखने भी होते हैं, पढ़ने भी होते हैं और उसके बाद में सॉल्व भी करवाने होते हैं। लेकिन आपको तो एग्जाम में क्या करना था, आपको सीधा सीधा क्या करना था, बिना कोई क्वेश्चन लिखना था, बिना फालतू की आपको जो कैलकुलेशन है वो भी नहीं करनी थी, सीधा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आप यदि मैक्सिमम भी माने तो 20 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट पर्याप्त थे, उससे ज़्यादा आपको समय नहीं देना था। यदि आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत बढ़िया रहा होगा तो आपने अच्छे से किया होगा, और बाकी आपके सामने सॉल्यूशन है ही है। यदि आप चैनल पर नए हैं जयपाल सिंह पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में ऐसे ही बहुत सारे आपको नए वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहेंगे, रीड से संबंधित, मैथ से संबंधित, साइको से संबंधित। बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।